CR Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of CR Foundation for the Blind. आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एशियन कॉन्टिनेंट को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज जिस रीजन को हम डिस्कस करेंगे वो है वेस्ट एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्री जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास, उसके वेस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कंट्री रहता है वो है अजरबैजान। अजरबैजान, AZERBAIJAN, अजरबैजान। ये वेस्ट एशिया में फॉल करता है। इसके कैपिटल सिटी का नाम आप नोट करेंगे, बाकू सिटी, BAKU, बाकू। बाकू इसका कैपिटल है और इसकी जो करेंसी चल रही है वो है मन्नत। अजरबैजान मन्नत, MANAT, ये इनकी करेंसी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अजरबैजानी है। ठीक है, उसको अजरी भी बोलते हैं वो लोग, अजरबैजानी जिसको अजरी भी बोलते हैं, AZERI, अजरी। ठीक है, तो ये कंट्री जो है ये सोवियत यूनियन जो USSR था उसका पार्ट था और 30 अगस्त 1991 में ये आज़ाद होते हैं। ठीक है, 30 अगस्त 1991 में USSR से इन्होंने आज़ादी हासिल की और ये एक अलहदा कंट्री बना। अब हम अगर इसकी जियोग्राफी की बात करें कि एग्जैक्टली ये इसकी लोकेशन क्या है, इसके साथ कौन कौन से कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, तो आप नोट करें। अजरबैजान के नॉर्थ में जो कंट्री है वो हमारे पास रशिया है। ठीक है, अजरबैजान के नॉर्थ में रशिया है, इसके नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया है। ठीक है, नॉर्थ में रशिया और नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया है। इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो आर्मीनिया के साथ लगता है और ईरान जो है इसके साथ बॉर्डर टच करता है साउथ की जानब से। ठीक है, ईरान जो है वो अजरबैजान के साउथ में है और इसके ईस्ट में जो बॉर्डर है ये कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर जो है वो ईस्ट से शेयर करता है। कैस्पियन बॉर्डर जो सी है, ठीक है, CASPIAN, बेसिकली ये एक लेक है, तो ये अजरबैजान के ईस्ट में है। ठीक है, तो ये इसकी जियोग्राफी है। अगर हम इसके कुछ फेमस इसके जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं अगर उनकी बात कर लें, तो वो पूछता है पेपर में कि फ्लेम टावर कहाँ है। फ्लेम टावर, FLAME, फ्लेम टावर पूछता है वो किधर है। तो फ्लेम टावर जो है वो बाकू में है। बाकू अजरबैजान का कैपिटल है। ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पार्क है, उसका नाम आप याद रखेंगे, गोबस्तान नाम का पार्क है ये, गोबस्तान नेशनल पार्क। ये भी अजरबैजान में है। गोबस्तान की स्पेलिंग नोट कर लें, GOBUSTAN, गोबस्तान। ये यहाँ एक नेशनल पार्क है और यहाँ की एक और सिटी भी है शेकी के नाम से, SHEKI, शेकी। ये एक हिस्टोरिक सिटी है। ठीक है, यहाँ के एक एंशंट किस्म के यहाँ पे पैलेसेस बने हुए हैं, तो ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे ये भी। तो ये तीन मोस्ट फेमस इनके टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। रिलीजन के इतबार से ये एक शिया मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन शिया मेजोरिटी है यहाँ पे। पूछ लेता है कि एक यहाँ की पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, हैदर अलीजीव के नाम से। हैदर अलीजीव के नाम से इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो पूछता है कि हैदर अलीजीव का ताल्लुक जो है वो किस इलाके से है, तो वो अजरबैजान से है। हैदर अलीजीव के स्पेलिंग आप नोट कर लें, HEYDAR, हैदर अलीजीव, ALIYEV, अलीजीव। ठीक है, यहाँ के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं।
तो अच्छा जी, इनके जो कंट्री है वेस्ट में आर्मीनिया, इनके साथ इनका एक मसला चल रहा है नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर। नागोर्नो कराबाख रीजन, इसके हवाले से पेपर में कई दफा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नागोर्नो कराबाख, ठीक है। तो नागोर्नो कराबाख की आप स्पेलिंग नोट कर लें, NAGORNO, नागोर्नो कराबाख, KARABAKH, ठीक है। तो ये आर्मीनिया के साथ इनका एक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। दोनों कंट्रीज जो ये क्लेम करते हैं कि ये उनका पार्ट है। बेसिकली ये जो इलाका है ये आर्मीनिया में ही एक ये एरिया है। वो डायरेक्ट इसकी बॉर्डर एक्सेस जो है वो अजरबैजान के साथ नहीं है, लेकिन अजरबैजान इसको क्लेम करता है। तो इस सिलसिले में इनकी आपस आपस में जंगें भी हो चुकी हैं। 1992 से 1994 तक इनकी पहली जंग होती है। फिर 2020 में इनकी जंग होती है, जिसमें अजरबैजान जो है वो नगोर्नो काराबाख का काफ़ी सारा इलाका जो है वो अजरबैजान के कब्जे में चला जाता है। फिर 2023 में एक और मिलिट्री एडवेंचर करते हैं अजरबैजानी, और नगोर्नो काराबाख का फुल कंट्रोल ये हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आजकल जो नगोर्नो काराबाख के ऊपर जिनका इक़्तिदार चलता है वो अजरबैजानी है। तो ये दोनों का आपस में एक फ्लैश पॉइंट है। तो पेपर में कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है कि ये नगोर्नो काराबाख किन दो कंट्रीज के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। तो ये अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान है, ठीक है। तो ये कंट्री थी हमारे पास अजरबैजान। अब आप एक दूसरी कंट्री हम डिस्कस करते हैं वेस्ट एशिया में, उसका नाम है आर्मीनिया, ARMENIA, आर्मीनिया। आर्मीनिया का कैपिटल सिटी आप नोट कर लें, येरेवान के नाम से इनका कैपिटल सिटी है, YEREVAN, येरेवान इनका कैपिटल सिटी है। इनकी करेंसी जो है वो ड्रैम के नाम से है, DRAM, ड्रैम इनकी करेंसी है। आर्मीनियन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और 21 सितंबर 1991 में इन्होंने भी USSR से आज़ादी हासिल की, ठीक है। अब इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। आर्मीनिया के वेस्ट में जो कंट्री है वो टर्की है, ठीक है। इसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो टर्की के साथ है। नॉर्थ से ये जॉर्जिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके ईस्ट में जो है वो अजरबैजान है, और साउथ में जो है वो ईरान है, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है समंदर के साथ। तो आर्मीनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्पल है, बड़ा मशहूर है, गार्डनी टेम्पल के नाम से, ठीक है। तो आप याद रखें गार्डनी टेम्पल किधर है। गार्डनी टेम्पल जो है वो आर्मीनिया में है। एक एंशियंट, ये एक पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। और एक कम्प्लेक्स है बिल्डिंग का, कैस्केड के नाम से। कैस्केड कम्प्लेक्स जो है यवरान में है। तो पूछता है कि कैस्केड कम्प्लेक्स किधर है, तो ये भी आर्मीनिया में है, CASCADE, कैस्केड कम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरा गार्डनी टेम्पल आपने याद रखना है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रिलीजन की बात करेंगे तो ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, ठीक है। आर्मीनिया में क्रिश्चियंस की आबादी ज़्यादा है। और टाइग्रान पेट्रोशियन के नाम से एक यहाँ पे एक पर्सनैलिटी हैं, टाइग्रान पेट्रोशियन के नाम से। ये फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रहे हैं। टाइग्रान पेट्रोशियन के नाम से, TIGRAN, टाइग्रान, PETROSIAN, पेट्रोशियन, ठीक है। तो ये फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इनका ताल्लुक जो है आर्मीनिया से है, ठीक है। और अच्छा, आर्मीनिया के हवाले से आप याद रखें कि ये पहली कंट्री है दुनिया में जिसने क्रिश्चियनिटी को एज स्टेट रिलीजन लिया, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी एज अ स्टेट रिलीजन,
301 एडी में, ठीक है, 301 एडी में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एज अ स्टेट रिलीजन लिया। तो ये पहली कंट्री है जिसने क्रिश्चियनिटी को अपना एक नेशनल मजहब करार दिया, ठीक है। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन है, उसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। 2018 में एक पीसफुल मूवमेंट हुई और उस मूवमेंट के नतीजे में यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आई गई। तो उस पॉलिटिकल मूवमेंट को इन्होंने कहा, उसका नाम है वेलवेट रेवोल्यूशन। तो पूछता है वेलवेट रेवोल्यूशन किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? तो वेलवेट रेवोल्यूशन जो है वो अर्मीनिया के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अर्मीनिया के हवाले से। नेक्स्ट कंट्री जो है हमारे पास वो है जॉर्जिया, GEORGIA, ठीक है, जॉर्जिया। जॉर्जिया नामी स्टेट भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसके कैपिटल सिटी है TBILISI, जॉर्जिया का कैपिटल है। इनकी करेंसी है लारी, LARI, लारी। जॉर्जियन लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे। और आज़ादी से पहले ये भी USSR का पार्ट थे। तो 9 अप्रैल 1991 में ये आज़ादी हासिल करते हैं USSR से, ठीक है। अब इसकी जियोग्राफी की बात करें तो इसके नॉर्थ में रशिया है। जॉर्जिया के नॉर्थ में जो कंट्री है वो रशिया है, और साउथ वेस्ट में ये अपना बॉर्डर टर्की के साथ शेयर करता है, ठीक है। और साउथ में इसके आर्मीनिया है, और साउथ ईस्ट में अजरबैजान है। वेस्ट से ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ब्लैक सी हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो ब्लैक सी के साथ जॉर्जिया वेस्ट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है कॉकसस माउंटेन रेंज के नाम से, ठीक है, CAUCASUS, कॉकसस माउंटेन रेंज, जिनको आप कोहे काफ के बारे में आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी या सुनी होंगी बचपन में, ठीक है। ये कॉकसस माउंटेन रेंज जो है ये भी यहाँ से गुजरती है जॉर्जिया से, और ये एशिया और यूरोप को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। कॉकसस के वेस्ट की जानब यूरोप है और ईस्ट की जानब एशिया है, ठीक है। तो ये जॉर्जिया में से गुजरती है ये वाली माउंटेन रेंज, ठीक है। ये बाउंड्री है एशिया और यूरोप के दरमियान। और अगर हम टूरिस्ट पॉइंट की बात कर लें जॉर्जिया में, नारिकाला फोर्ट्रेस के नाम से यहाँ पे नारिकाला, NARIKALA, ये इनके कैपिटल में है नारिकाला फोर्ट्रेस, ठीक है। और एक इनका सिटी है बड़ा फेमस यहाँ पे बीचेस के हवाले से, ये है बातूमी सिटी। बातूमी, BATUMI, ये ब्लैक सी की कोस्ट के ऊपर ये वाला सिटी है। तो ये भी जॉर्जिया में है, ठीक है। और रिलीजन के एतबार से ये कंट्री भी एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 में USSR के जो डिक्टेटर थे जोसेफ स्टालिन, पूछते जोसेफ स्टालिन कहाँ पैदा हुए, ठीक है। तो जोसेफ स्टालिन भी जॉर्जिया में पैदा हुए, ठीक है। जॉर्जिया में एक सिटी है, एक टाउन है गोरी के नाम से, GORI, गोरी एक टाउन है जॉर्जिया में, वहां पे जोसेफ स्टालिन जो है वो पैदा हुए, ठीक है। और इनका भी रशिया के साथ एक फ्लैश पॉइंट है, साउथ ओजिटिया और अबखाजिया के नाम से। साउथ ओजिटिया और अबखाजिया के नाम से ये एक रीजन है, ये इनका फ्लैश पॉइंट है रशिया के साथ, ठीक है। साउथ ओजिटिया की स्पेलिंग आप देख लें, OSSETIA, साउथ ओजिटिया, और अबखाजिया ABKHAZIA, ठीक है। ये फ्लैश पॉइंट है रशिया, इसके अभी एडमिनिस्ट्रेशन रशिया की चल रही है इस पे, लेकिन जॉर्जिया भी क्लेम करता है इसको। तो इनके दरमियान हार्ड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट एशियन कंट्री जो हमारे पास है वो है टर्की, ठीक है। टर्की जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कंट्री है। और में इनके एंशियंट टाइम्स में रोमन्स और ग्रीक्स के टाइम में ये जो करंट डे हमारे पास टर्की है, इसको एशिया माइनर भी बोलते थे वो,
कि ये इलाका जो है वो एशिया माइनर है, यानी कि लेसर एशिया है। ठीक है, तो टर्की का कैपिटल सिटी आप याद रखेंगे अनकारा। अनकारा इनका कैपिटल सिटी है, ANKARA, अनकारा इनका कैपिटल सिटी है। और इनके लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल इनका लार्जेस्ट सिटी है। और इस्तांबुल सिटी जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद शहर है जिसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी भी कहा जाता है, कि इसका आधा पोर्शन जो है वो एशिया में है और आधा पोर्शन जो है वो यूरोप में। ठीक है, तो ओनली ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी इन द वर्ल्ड जो हमारे पास है वो इस्तांबुल है। ठीक है, ISTANBUL, इस्तांबुल। ठीक है, और इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है टर्की की लीरा, LIRA। लीरा इनकी करेंसी है। लैंग्वेज यहाँ पे टर्किश बोली जाती है। ठीक है, और रिलीजन के एतबार से एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। और अगर हम इसकी जियोग्राफी की बात करें तो जिस तरह हमने इजिप्ट को देखा था, इजिप्ट भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री थी। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला एशिया में था, बाकी वो उनका एरिया जो है वो अफ्रीका में था। तो टर्किया भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है, इसका 95% जो इसका लैंड मास है वो एशिया में है, और तकरीबन 5% इसका जो हिस्सा है वो यूरोप में है। ठीक है, वो इस्तांबुल सिटी का जो डिवीजन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इस्तांबुल सिटी जो भी इसके नॉर्थ वेस्ट सिटी है टर्किया के। ठीक है, तो उसका जो 5% पोर्शन है बॉस्फोरस स्ट्रेट से वेस्ट की जानब वो यूरोप में आता है, और इस स्ट्रेट के ईस्ट की जानब जो इलाका है वो सारा एशिया में आता है। ठीक है, तो ये इसको एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बनाते हैं। तो टर्की के नॉर्थ में जो इसका बॉर्डर है वो कोस्ट लाइन है जो ये ब्लैक सी के साथ शेयर करता है, यानी कि टर्की के नॉर्थ में हमारे पास ब्लैक सी है। इसके नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारे पास दो कंट्रीज हैं, जॉर्जिया और आर्मीनिया, दोनों टर्की के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और इसके ईस्ट की बात करें तो ईरान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और साउथ ईस्ट से ये इराक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और जब हम साउथ की बात करें तो हमारे पास ये सीरिया कंट्री है, और फिर नेक्स्ट इसकी जो कोस्ट लाइन शुरू होती है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ है। ठीक है, तो इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और सीरिया भी इसके साउथ में है। ठीक है, और वेस्ट में ये दो सीज के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है, एक एजियन सी है और दूसरा सी ऑफ मार्मरा है। ठीक है, तो ये दोनों सीज जो हैं ये टर्की के वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में ये ग्रीस और बल्गारिया, दो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इसका जो बॉर्डर्स हैं वो काफी कम्प्लेक्स है, क्योंकि 3-4 समंदर है जिनके साथ ये अपना कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है। ठीक है, वो काफी कंट्रीज भी हैं। ठीक है, कुछ कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसमें एक तो फिर आपको बता देता हूँ कि इसके नॉर्थ में ये एक सी है टर्किया के, वो है ब्लैक सी। ठीक है, और इसके वेस्ट में जो सीज आ रहे हैं वो है सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी। ठीक है, और साउथ में सी मेडिटेरेनियन सी आ रहा है। ठीक है, ये वो है इसकी कोस्ट लाइन जो वो समुद्रों के साथ शेयर करता है। बाकी कंट्रीज की मैंने आपको बता दी है कि नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया और अर्मीनिया है, ईस्ट में ईरान है, इराक जो है वो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, और सीरिया इसके साउथ में है। नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो दो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ग्रीस और बल्गारिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो इनकी की स्ट्रेट्स हैं। स्ट्रेट हमने आपको बताया होगा कि ये क्या होती है। ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो दो लैंड मास को अलग करती है। तो यहाँ पे दो फेमस स्ट्रेट्स हैं जो टर्की में मौजूद है। एक बास्पोरस स्ट्रेट है और दूसरी डार्डानेलस स्ट्रेट है। ठीक है, बास्पोरस और डार्डानेलस ये दो स्ट्रेट्स हैं। बास्पोरस स्ट्रेट जो है, BOSPORUS, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है। ठीक है, ब्लैक सी जो कि टर्की के नॉर्थ में है उसको सी ऑफ मार्मरा जो कि इसके वेस्ट में है उसके साथ ये कनेक्ट करती है। तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट हमने पढ़ रखा है कि ये नैरोस्ट स्ट्रेट है दुनिया में। ठीक है, कि सबसे नैरोस्ट, यानी कि इसका जो पानी का पार्ट है वो बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे से जुदा है, तकरीबन 700 मीटर तक है, ये सबसे कम है ये वाली स्ट्रेट। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पास लार्जेस्ट स्ट्रेट है वो मोजम्बिक स्ट्रेट है। ठीक है,
वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक उसकी विड्थ है, तो इसकी विड्थ सिर्फ 700 मीटर तक है, जो सबसे कम है, तो इसको नैरो स्ट्रेट बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास दार्डेनेल्स स्ट्रेट, DARDANELLES, दार्डेनेल्स स्ट्रेट। ठीक है, दार्डेनेल्स स्ट्रेट जो है ये भी टर्किया के वेस्ट में ही है। तो ये सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी के साथ, ये दोनों सीज जो है वो टर्किया के वेस्ट में है। ठीक है, और ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स हैं, आपने दोनों स्टेट्स के नाम याद रखने हैं और उनका कनेक्शन याद रखना है। ठीक है, टूरिज्म की बात करें तो ये एक रिच कंट्री है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस्तांबुल सिटी इसका एक हिस्टोरिक सिटी है, जो हमने यूएस की हिस्ट्री के प्रियम्बल में हमने देखा था, जो हमने ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर की बात की थी, कंस्टेंटिनोपल सिटी की बात की थी। तो कंस्टेंटिनोपल सिटी जो है उसी को इस्तांबुल कहते हैं अब। ठीक है, उसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया था फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल के बाद 1453 में। तो इस्तांबुल में एक जगह हैगिया सोफिया के नाम से, जिसको आया सोफिया भी बोलते हैं। ठीक है, हैगिया सोफिया, HAGIA हैगिया सोफिया। ठीक है, ये भी इस्तांबुल में है। यहाँ पे एक मस्जिद है ब्लू मॉस्क के नाम से। ठीक है, ये भी बड़ी फेमस है। और एक पैलेस है टोप टोपकापी पैलेस के नाम से, टोपकापी टोपकापी पैलेस। ठीक है, TOPKAPI, टोपकापी पैलेस। तो ये भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम जगह है। एक और जगह है जैपाडोजिया के नाम से। ठीक है, जैपाडोजिया के स्पेलिंग आप नोट कर लें, CAPPADOCIA। टर्किश लैंग्वेज में जो सी वर्ड है उसको जे बोलते हैं। ठीक है, तो जैपाडोजिया जो है ये भी यहाँ का एक फेमस पॉइंट है। ठीक है, और एक इनके बीचेस के हवाले से एंटालिया सिटी जो है ये बड़ा फेमस सिटी है। ठीक है, एंटालिया, तो ये मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे बीचेस हैं वो काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ टूरिस्ट पॉइंट्स हैं टर्किया में। टर्किया में एक माउंटेन है माउंट अरारत। ठीक है, जिसको पोहे जोधी भी बोलते हैं, माउंट अरारत। इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, माउंट अरारत, ARARAT, माउंट अरारत, इसको कोहे जोधी भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि हज़रत इस्लाम की जो कश्ती थी तूफान नूह के बाद इस पहाड़ पे आके ठहरी थी। ठीक है, कोहे जोधी के ऊपर। और जो दो फेमस रिवर्स हैं इस एरिया के, एक दजला रिवर और दूसरा फिरात रिवर, वो भी माउंट अरारत से ही निकलते हैं। ठीक है, फिर वहां से सीरिया में आते हैं, सीरिया से आगे इराक से होते हुए फिर पर्शियन गल्फ में जाके गिरते हैं, तो वो भी माउंट अरारत से निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और फेमस एक एंशंट सिटी के रेलिक्स हैं। ठीक है, एक वॉर ऑफ ट्रॉय के नाम से आपने एक हिस्टोरिक वॉर है, वॉर ऑफ ट्रॉय, जो स्पार्टा और एथेंस के दरमियान हुई थी। ठीक है, तो ट्रॉय सिटी जो है वो भी टर्किया में ही है। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन में एक बड़ी फेमस जंग हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन में एक बैटल हुई थी। ठीक है, 19 फेब 1915 में, वॉर ऑफ गैलीपोली के नाम से। ठीक है, तो गैलीपोली जो है वो भी टर्किया में ही एक मुकाम है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि ट्रॉय किधर है, गैलीपोली किधर है, तो आपको पता होगा ये टर्किया में है। या माउंट अरारत किधर है, टर्किया में, वो भी। ठीक है, रिलीजन के एतबार से एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इनकी फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, इनके फाउंडिंग फादर भी हैं। रजब तैयब उर्दुगान इनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी कंट्री से हैं। फिर पूछ लेता है उरहान पमुक नोबल लरेट हैं। ठीक है, एक फेमस राइटर हैं जिनको नोबल इनाम भी मिला 2006 में, उरहान पमुक, ORHANPAMUK, तो वो भी टर्की से ही हैं। ठीक है, एलिफ शेफिक जिन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव लिखा हुआ है, एलिफ शेफिक, वो भी टर्किया से ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है एशिया माइनर, ये ओटोमान अम्पायर का ओरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, उस्मानी सल्तनत जो थी उसका आगाज यहाँ से हुआ। तो हम उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं।
अक्सर लोग आप में से अर्तुगरुल ड्रामे से वाकिफ होंगे, ठीक है। तो अर्तुगरुल जिस कबीले से बिलोंग करते थे वो था काई ट्राइब, ठीक है, काई कबीला। तो होता कुछ यूं है कि ये काई कबीला है, ये 1226 एडी में सीरिया में किसी मुकाम से ये माइग्रेट करके एशिया माइनर की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ये देखते हैं कि दो पार्टियां आपस में जंग लड़ रही हैं, ठीक है। एक तरफ सल्जूक थे, दूसरी तरफ मंगोल थे। तो वो आपस में जंग लड़ रहे थे। तो इनको नहीं पता होता कि ये कौन है। ये बस ये देखते हैं कि जो पार्टी कमजोर है, जिनको शिकस्त हो रही होती है, ये उनका साथ देते हैं। तो उनका साथ जब देते हैं दूसरी पार्टी को शिकस्त हो जाती है। तो इस जंग में सुलजूकों को उनका पल्ला जो है वो हल्का होता है। मंगोल उन पे गालिब आ रहे होते हैं। तो जब ये उनके साथ मिल जाते हैं तो मंगोलों को शिकस्त हो जाती है। तो जो सल्जूक अंपायर थी उस दौर में, ठीक है, सल्जूक अंपायर थी, वो इनसे खुश होते हैं। तो वो इनको सोहूत नामी जगह जो है वो इनको दे देते हैं कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ये इलाका उनकी जगीर में दे देते हैं, सोगूत, SOGUT, ठीक है। तो ये उनको दे देते हैं। वहां पे रहते हुए ये फिर फ्लोरिश करते हैं, ठीक है, उनके साथ शाना बिशाना लड़ते हैं जंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये सल्जूक अंपायर जो है वो कमजोर हो जाती है, तो जो अर्तुगरुल है ये अपनी स्टेट का ऐलान कर देते हैं, ठीक है। तो बकाया तौर पे पूछा जाता है कि ओटोमन अंपायर का आगाज कब हुआ। तो अर्तुगरुल के बेटे थे उस्मान अव्वल, उस्मान फर्स्ट, ठीक है। उनके दौर में 1299 में बाकायदा तौर पे ओटोमन अंपायर की बुनियाद रख दी जाती है, 1299 में, ठीक है। तो फिर इस पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसके बाद आस्ता आस्ता ये फ्लोरिश करना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर मेडिटेरेनियन जो सी है हमारे पास, उसके तमाम कोस्टल एरियाज पे इनका कब्जा हो जाता है आस्ता आस्ता। फिर हम इसको US हिस्ट्री में देख चुके हैं कि एज ऑफ डिस्कवरी शुरू करने की बुनियादी वजह भी यही थी कि यहाँ से इनको गुजरने नहीं दिया जाता था। तो फिर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1453 में, ठीक है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, क्योंकि मैं इसको कंसाइज कर रहा हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे MCQs के लिहाज से बन रहे हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, मंगोल की हमने बात की थी, तो मंगोलों के हवाले से पूछा जाता है कि चंगेज खान जो है इनकी डेथ कब हुई, ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लें, चंगेज खान की डेथ 1227 में हुई थी। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मंगोलों के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आया करता है। चंगेज खान की डेथ 1227 में होती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब फिर 1258 में जब हम देखते हैं कि फॉल ऑफ बगदाद होता है, हलाकू खान बगदाद को खत्म कर देता है, तो जो अब्बासी खिलाफत थी वो खत्म हो जाती है। तो फिर चूंकि खलीफा की जरूरत थी, तो फिर उस्मानियों ने अपनी खिलाफत कब अनाउंस की थी, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। कि उस्मानियों ने अपनी खिलाफत का ऐलान कब किया। तो ये 1517 में ये अपनी खिलाफत का ऐलान करते हैं, 1517 में, ठीक है। तो जो पहले खलीफा है उनका नाम आप याद रखेंगे, सुल्तान सलीम जो है ओटोमान अंपायर के पहले खलीफा थे, ठीक है। सुल्तान सलीम पहले खलीफा थे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में इनको और इनके एलाइज को शिकस्त होती है ओटोमान अंपायर की। तो यहाँ पे बरतानिया, इटली और फ्रांस वगैरह जो है इन पे गालिब आ जाते हैं। तो फिर यहाँ की जो खिलाफत है वो खतरे में पड़ जाती है। तो उसके बाद जी पूछा जाता है कि उस्मानी खिलाफत कब ख़त्म हुई, ठीक है। उस्मानी जो ओटोमन अंपायर थी ये कब से कब तक रही। ओटोमन अंपायर की आप डेटलाइन याद रखें, 1299 टू 1922, ठीक है। 1299 से लेकर 1922 तक जो है ओटोमन अंपायर कायम रहती है। फिर पूछता है खिलाफत यहाँ से कब ख़त्म की गई, ठीक है। खिलाफत जो कब अबॉलिश की गई यहाँ से, तो वो खिलाफत जो है वो 3 मार्च 1924 को ख़त्म की गई, ठीक है। तो 1517 से लेकर 1924 तक जो है वो यहाँ पे खिलाफत रही, ठीक है। फिर पूछता है कि आखिरी सुल्तान कौन थे यहाँ के, ओटोमन अम्पायर के लास्ट सुल्तान कौन थे। तो वो महमद सिक्स थे। महमद सिक्स जो है वो लास्ट सुल्तान थे, ठीक है। 1922 तक वो सुल्तान रहते हैं। लास्ट खलीफा की बात करेगा वो, तो लास्ट जो कैलिफ थे इनके वो अब्दुल मजीद सेकंड थे, ठीक है। अब्दुल मजीद सेकंड वो 1924 तक रहेंगे, 3 मार्च 1924, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो ट्रीटी ऑफ लुज़ान के जरिए उसकी बुनियाद बना के इनको खिलाफत से मजूल कर देते हैं और खिलाफत जो है वो ख़त्म हो जाती है दुनिया से, ठीक है। तो
अब होता यूँ है कि जब ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है, तो क्योंकि जो सुल्तान थे महमद सिक्स, उसका कंट्रोल टर्किया से खत्म हो जाता है, तो अनातोलिया यहाँ की एक सिटी है, वहाँ पे बगावत हो जाती है सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। तो सुल्तान जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि सुल्तान के एक जनरल थे, ठीक है, तो वो उनको भेजते हैं वहाँ जाके खिलाफत उसको जो रिबिलियन है उसको सप्रेस किया जाए। तो जब ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अनातोलिया पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं लोगों का जोश जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो वो उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। उनके साथ मिलके ये भी बगावत कर देते हैं, ठीक है। तो बगावत करके, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इनके साथ होते हैं, तो ये टर्की का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर काबज हो जाते हैं, ठीक है। जो करंट डे हमारे पास टर्की है उस पर ये काबज हो जाते हैं। तो इस तरह से जब अंग्रेज देखते हैं बरतानिया वाले के अब जो असल कंट्रोल है इस इलाके पे वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का सुल्तान का नहीं है, तो सुल्तान को ये जिला वितरण कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इनको भेज देते हैं कहीं और। तो फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो बरतानिया के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ लुजान के नाम से, LAUSANNE, ट्रीटी ऑफ लुजान, ठीक है। 1923 में ये साइन होती है, 24 जुलाई 1923 में, ठीक है। तो इसके दौरान ये तय होता है कि जो यहाँ की बॉस्फोरस स्ट्रेट है उसको बैन अवी स्ट्रेट यानी कि इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए, ये कि टर्किया यहाँ से टैक्स वसूल नहीं करेगा, यूरोप से जितने भी यहाँ से तजारती शिप्स गुजरेंगे उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, तो उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कहता है कि टर्किया से खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि यहाँ से मादनियात नहीं निकाल सकते, जो लोग हैं यहाँ के टर्की के, वो अपनी ज़मीनों से मादनियात नहीं निकाल सकते, खुद नहीं निकाल सकते, ये दूसरे लोगों से, दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट उसके आ, होती हैं, शिक्के होती हैं उसकी, इसकी इसको बुनियाद बना के 3 मार्च 1924 को खिलाफत को अबॉलिश कर दिया जाता है टर्किया से, ठीक है, डेट आप याद रखेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क यहाँ के पहले सदर बन जाते हैं, 1923 टू 1938 ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि ये कंट्री को यहाँ, ये जो कंट्री है टर्किया, इसको इस्लामिक स्टेट से एक सेकुलर स्टेट में तब्दील कर दिया जाता है। तो हमने हैगिया सोफिया नामी एक टूरिस्ट पॉइंट का जिक्र किया था शुरू में, हैगिया सोफिया, ठीक है। तो हैगिया सोफिया क्या था जी, ये बेजेंटीन एम्पायर जो थी, ईस्टर्न बेजेंटीन एम्पायर, उस दौर में यहाँ पे एक चर्च बनाया गया था, एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा वसी और बड़ा चर्च था उस दौर में, ठीक है। 537 AD में इसको तमीर किया जाता है, तो अपने ज़माने का सबसे बड़ा चर्च था ये, ठीक है। फिर जब फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल होता है 1453 में, तो सुल्तान मोहम्मद फातेह जो है वो इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो फिर 600 साढ़े 600 साल तक ये मस्जिद ही रहती है। उसके बाद 1935 को, डेट याद रखें, 1935 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जब रजब तैयब उर्दुगान जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं जुलाई 2020 में, ठीक है, तो उर्दुगान दोबारा इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये डेट्स याद रखेंगे। और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि टर्किया में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं होता, ठीक है। इससे पहले 2016 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी चलते थे, ठीक है। तो पूछ सकता है कि टर्किया के लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप नाम याद रखें, डेनाली येल्ड्रम इनके लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे 2016 तक, ठीक है, डेनाली येल्ड्रम, DENALIYALDRUM, डेनाली येल्ड्रम, ठीक है। और फिर पूछे तैयब उर्दुगान किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो तैयब उर्दुगान जस्टिस एंड डेवलपमेंट नामी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ के। अच्छा, नेटो, टर्किया जो है वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो में शामिल है, ठीक है। टर्किया वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का पार्ट है, और टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। पूछा सिक मैन ऑफ यूरोप कौन सा कंट्री है, तो वो हमारे पास टर्की है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा 2016 में एक मिलिट्री कोप भी हुआ था रजब तैयब उर्दुगान के खिलाफ, लेकिन अवाम की हमायत से उसको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। और टर्किया में ही कुछ अर्थक्वेक्स के हवाले से भी ये बड़ा एक फ्लैश पॉइंट है, एक मशहूर जगह है। तो रिसेंटली 23 अप्रैल 2020 को भी 25 को भी 23 अप्रैल 25 को भी यहाँ पे एक जल्जला आया था, 6.2 मैग्नीट्यूड थी उसकी, ठीक है। और 6 फेब 2023 में भी आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड थी। अच्छा खासा यहाँ पे
ज़लज़लों की वजह से नुकसान भी होता है अक्सर, ठीक है। ये कंट्री था हमारे पास टर्किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री आता है वो है इराक, ठीक है। इस रीजन का जो नेक्स्ट कंट्री है वो है इराक। कैपिटल सिटी का नाम याद रखें, बगदाद इसका कैपिटल है, BAGHDAD, बगदाद। करेंसी के यहाँ दिनार इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो अरबिक के साथ साथ कुर्दिश भी यहाँ पे बोली जाती है। कुर्दिश लैंग्वेज जो कुर्ड्स लोगों की लैंग्वेज है, KURDISH, ठीक है। तो 1932 में यूके से ये आज़ादी हासिल करते हैं, और रिलीजन के एतबार से ये भी शिया मेजोरिटी कंट्री है। अब इसकी जियोग्राफी को अगर डिस्कस करें तो इराक के नॉर्थ में हमारे पास टर्की है, इसके साउथ में हमारे पास किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इसके ईस्ट में ईरान है, और साउथ ईस्ट में कुवैत है, ठीक है। और इसके वेस्ट की बात करें तो हमारे पास जॉर्डन और सीरिया दोनों इसके वेस्ट में आते हैं, ठीक है। ये इसकी जियोग्राफी है। और एक छोटी सी कोस्ट लाइन भी ये शेयर करता है पर्शियन गल्फ के साथ, ठीक है। नॉर्थ की जानब, साउथ की जानब से पर्शियन गल्फ के साथ एक छोटी सी ये कोस्ट लाइन भी शेयर करता है 58 किलोमीटर तक, ठीक है। मेजर रिवर्स की बात करें इस एरिया के तो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, यानी कि दरिया दजला और दरिया फिरात जो हैं वो यहाँ के मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। और हाँ, कल भी डिस्कस कर रहे थे कुर्दिश रीजन, ठीक है, कुर्दिस्तान रीजन, ठीक है। कुर्दिस्तान रीजन यहाँ के नॉर्थ में एक छोटा सा ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। और उनकी अपनी पार्लियामेंट और मिलिट्री है, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये इराक के नॉर्थ में है, और टर्किया का भी कुछ पार्ट वो अपना हिस्सा बताते हैं, कुछ ईरान का पार्ट भी वो अपने हिस्से में रहती हैं, और सीरिया से भी एलब का पार्ट वो कहते हैं हमारा मुल्क है, लेकिन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है ये कुर्दिस्तान, ठीक है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बगदाद सिटी बड़ा फेमस है श्राइन्स के हवाले से, ठीक है। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी का मज़ार इधर है। और एक बेबीलोन एंशियंट मेसोपोटामियन सिटी है, उसके रोइंस यहाँ पे, यानी कि उसके खंडराट हैं, ठीक है। मेसोपोटामियन इस रीजन को मेसोपोटामिया भी कहते हैं, मेसोपोटामिया, MESOPOTAMIAN, मेसोपोटामियन। इसका मतलब होता है कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। यानी कि दजला और फरियाद, जो नहर फरात है, इनके दरमियान का जो इलाका है उसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो करंट डे ये इराक का इराक बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिटी है UR, ये उर सिटी जो बर्थ प्लेस है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है। और इराक में ही बगदाद, सॉरी, करबला और नजफ के मकाम भी हैं, ठीक है। दोनों होली सिटीज हैं शिया मुस्लिम्स के। अगर पूछ ले कि सद्दाम हुसैन का ताल्लुक कहाँ से है, तो सद्दाम हुसैन आपको पता है इराक के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, 1979 टू 2003, ठीक है। नूरियल मालकी भी यहाँ के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। फिर पूछता है ज़ाहा हदीद, ZAHA, ज़ाहा हदीद जो है एक फेमस आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। ये भी बगदाद में पैदा हुए। तो ये यहाँ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर आपको पता है इराक ईरान वार होती है 1980 से, जो 88 तक जारी रहती है। तो आप डेट याद रखें ईरान इराक वार की, 1980 टू 88, ठीक है। फिर 1990 में कुवैत जो है वो, जो इराक है वो कुवैत को इन्वेड कर लेता है, ठीक है। फिर उसके नतीजे में गल्फ वार होती है 1991 में, जिसको हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया था, ठीक है। और फिर 2003 में US जो है वो अपने अलाइज के साथ मिलके यहाँ पे इराक पे हमला कर देता है और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इराक के हवाले से। नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास ईरान, ठीक है। ईरान का ओल्ड नेम है जो पर्शिया है, पर्शियन एम्पायर भी इसको कहते थे। तो 1935 में इसका नाम चेंज करके ईरान रख दिया गया। इसका कैपिटल सिटी आप नोट कर लें, तेहरान इसका कैपिटल सिटी है, TEHRAN, तेहरान। करेंसी इनकी ईरानी रियाल थी, लेकिन मई 2020 में चेंज करके तोमान रख दी गई है करेंसी का नाम, तोमान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि तोमान किसकी करेंसी है, तोमान ईरान की करेंसी है, TOMAN।
लैंग्वेज यहाँ पे पर्शियन बोली जाती है, जिसको आप फारसी कहते हैं। और ये इस्लामिक रिपब्लिक बनता है 1 अप्रैल 1979 को, ठीक है, जब रजा शाह पहलवी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। और जियोग्राफी की बात करें तो इसके नॉर्थ में हमारे पास तुर्कमेनिस्तान है, और कैस्पियन सी भी इसके नॉर्थ में ही है, ठीक है। और इसके नॉर्थ वेस्ट से ये अपनी बॉर्डर आर्मीनियान और टर्की, इन तीनों के साथ नॉर्थ वेस्ट से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट से ये अपना बॉर्डर इराक के साथ शेयर करता है, ठीक है। और साउथ से ये अपना बॉर्डर जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, कोस्ट लाइन शेयर करता है। पाकिस्तान जो है वो ईरान के साउथ ईस्ट में है, और अफगानिस्तान इसके ईस्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बॉर्डर लाइंस हैं, ये कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुलिस्तान पैलेस के नाम से एक पैलेस है तेहरान में, एक फेमस, ये भी एक पॉइंट है यहाँ का। मिलार टावर है, ये भी तेहरान में है, ठीक है। इस्फहान नक्शे जहान स्क्वायर है, ठीक है, इस्फहान नक्शे जहान स्क्वायर, ये भी ईरान में है। और फिर पूछ लेता है कि इमाम अली रज़ा का श्राइन किधर है, तो वो मशहद में है, मशहद भी यहाँ का एक सिटी है, ठीक है। और ये शिया की पिलग्रिमेज साइट है। और तबरेज़ सिटी भी यहाँ का एक फेमस सिटी है, ठीक है। रिलीजन के इतबार की, रिलीजन से बात कर लें तो ये एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, ठीक है। रूहुल्लाह खमीनी इनके फाउंडिंग फादर हैं। आयतुल्लाह खमीनी भी एक लीडर हैं। अली खमीनी इनके करंट सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक रूहानी लीडर होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्टेड, ये अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ थिंकर्स की बात कर ले, उमर ख़याम, रूमी या फिर दोसी, ये तमाम ईरान के ही रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ की ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, ओल्ड राइटर्स और थिंकर्स हैं, ठीक है। और अच्छा, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से क्वेश्चन होता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम है कुछ, आप ये एक्रोनिम में आप इनका इनको नोट कर लें। MOIS, ठीक है, MOIS, एक ये है, दूसरा विवेक है, VEVAK, ये यहाँ की सीक्रेट एजेंसीज हैं। अगर यहाँ के रिवर की बात कर लें आप, तो कारून रिवर यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है, कारून रिवर, KARUN, 950 किलोमीटर की लेंथ है। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो उर्मिया लेक है, URMIA, उर्मिया इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। उर्मिया लेक यहाँ की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। इनके करंट प्रेसिडेंट जो हैं, उनका नाम अक्सर पेपर में आया होता है, करंट प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान इनके करंट प्रेसिडेंट हैं, स्पेलिंग नोट कर लें, MASOOD, मसूद पेज़ेश्कियान, PEZSHIKIAN, ठीक है। ये 28 जुलाई 2024 को आए, जब 19 मई 2024 में इब्राहिम रईसी जो इनके प्रेसिडेंट थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसके बाद मसूद पेज़ेश्कियान इनके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दो डेजर्ट्स बड़े मशहूर हैं, आप दोनों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। दश्ते लूत एंड दश्ते कवीर, ये यहाँ के दो डेजर्ट हैं। दश्ते लूत, DASHT, दश्त ए लूट, ELUT, ठीक है। दश्ते लूत एंड दश्ते कवीर, KAVIR, ठीक है। ये यहाँ के दो फेमस डेजर्ट्स हैं। और यहाँ की फेमस पोर्ट्स की बात कर ले, चाबहार आपको पता है ईरान में है, बंदर अब्बास भी ईरान में है। ये दो इनकी फेमस पोर्ट्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ में है, ठीक है। और यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन पीक है, माउंट डेमोवंट के नाम से, ठीक है। माउंट डेमोवंट के नाम से ये माउंटेन पीक है, ये भी ईरान में है, DAMVAND, ठीक है। और ये 5610 मीटर इसकी एलिवेशन है। और अगर नंबर ऑफ प्रोविंसेस की बात करें तो 31 इनके सूबे हैं जिनको ये ओस्तान बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ईरान के हवाले से अहम है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कंट्री इस रीजन में बचता है
वैसे ये कंट्री साउथ एशिया में भी आता है, सेंट्रल में भी इसको कह सकते हैं, तो इसको वेस्ट में तो नहीं कह सकते। चलिए इसको हम कर लेंगे, जो हमारे पास अफगानिस्तान है इसको हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कर लेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी लेने हैं। तो आज का हमारा इतना ही है ये इस हवाले से, क्योंकि आज का ये काफ़ी, मुझे भी काफ़ी खुश्क लग रहा था ये बताते हुए कि इनकी डायरेक्शन याद करना, फिर इनके जितने भी पॉइंट्स हैं। तो चलें, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि पेपर में इस तरह से पूछी जाती हैं तो याद तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट्स हैं तो वो पूछ लें आप। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के हवाले से किसी के पॉइंट्स रहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आप बता रहे थे ना कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक इलाके के ऊपर तनाज़ा है, वो बिल्कुल। सुनने में आया अब ख़त्म हो गया है। तो ये मुझे नहीं कन्फर्म कि ये किस कंट्री ने उसे रखा है। ये अज़रबैजान की बात है, ठीक है। ये 2023 में एक छोटा मिलिट्री coup, एक छोटा सा मिलिट्री एडवेंचर किया गया था 2023 में, तो ये थोड़ा सा एरिया जो बचता था उस पर भी इनका कंट्रोल हो गया था। अब ये अज़रबैजान के कंट्रोल में है, ठीक है। सर इनका कोई नहीं सर, मुआहदा भी अब हुआ वो था तो या? आप 22 की आप बात कर रहे हैं। हम्म आप 22 23 की में। बात कर रहे हैं ना, तो मैं 25 की बात कर रहा हूँ। हम्म 25 में भी इनका अब कोई नया मुआहदा हुआ है, नया, जिसमें इनकी आपस में जो चपलिश थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, चलिए मैं इसको देखूंगा, लेकिन या जो पेपर में पूछा गया वो यही था कि इस पे कंट्रोल किसका है। अभी तक तो अज़रबैजान था, तो इसको मैं मजीद चेक करूंगा कि 25 की अपडेट क्या है, ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ जी। सर इराक का प्रेसिडेंट लेटेस्ट बता दें, करंट कौन सा है? इराक के करंट प्रेसिडेंट, या प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो भी है। इराक के बेटा कभी पूछे नहीं गए, सदाम के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने देख लिया। अब इसको सर्च कर लीजिएगा कौन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आपको जस्ट मैंने हिंट देना होता है, ठीक है। जैसे हमने कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट किए हैं, कई कई कंट्रीज के लेक्स किए हैं, ठीक है। अब हम हर कंट्री की हर चीज तो नहीं ना कर सकते, तो वो चीजें आपने खुद भी सर्च करनी होती हैं, ठीक है। हमारा ठीक मकसद है। आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो आपने कई चीजें खुद भी सर्च करनी होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा सर, और मेरा क्वेश्चन था कि मिडिल ईस्ट से जो है वो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं कि किसको कहा जा करेंगे सकता है? बेटा, इसको हम करेंगे, मिडिल ईस्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। वो सेंट्रल इसलिए एशियन मैंने कहा अब कंट्री, ये। नहीं नहीं, अच्छा आपका कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो इनको हम करेंगे अभी एशिया कंप्लीट तो नहीं ना हुआ हमारा। ठीक है, एंड में लिखेंगे, ठीक है सर। मैंने कहा कि हम्म, भाई आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए पीछे ना रह जाए। नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे नहीं रहते, आगे साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वेस्ट से हमने स्टार्ट किया तो इसको हम ईस्ट तक लेके जाएंगे ना, तो जितने कंट्रीज आते हैं सबको डिस्कस किया जाएगा, हम्म। ठीक है। अच्छा और सर, कोई दूसरी ये देखो, ऑयल के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ सकता है इन एरियाज में से जो आपने अभी तक पढ़ाए हैं, ऑयल के वेस्ट एतबार के से कैसे, ऑयल के एतबार से कैसे। ये पेट्रोल, ये जो- हाँ, लार्जेस्ट रिजर्व्स की तरह है, इंपोर्ट कौन करता है एक्सपोर्ट कौन करता है, आप इस तरह से पूछ रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो तो रिजर्व्स इम्पोर्टेंट हमने हो आपको इसका। बताया। हाँ, नहीं नहीं, जो इम्पोर्टेंट देखे ना, जो क्वेश्चन पास्ट पे में पूछे जा चुके हैं ना, वो तो मैं साथ जी। साथ मेंशन कर देता हूँ, लेकिन जो मजीद बन सकते हैं वो आपको, जिसको देखें आप इनको बना लीजिएगा कि टॉप पे कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिजर्व के वाले से हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि साउथ अमेरिका में हमने वेनेजुएला को डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लीबिया जो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो इसी तरह से आप इसको, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैं करता हूँ, बाकी जो हिंट मिलते हैं वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सर, अमेरिका ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2005 आई गेस ये डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, अपडेट याद रखेंगे इसके, ओके। ठीक है।
Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.